मेरा नाम पवन है और मेरी उम्र करीब 30 साल की है। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी, उस टाइम करीबन मेरी उम्र 9 साल की थी। मेरे पिताजी की रेलवे में सरकारी नौकरी थी, तो सरकारी नौकरी की वजह से उनको सरकारी आवाज़ भी मिला हुआ था। और इतने साल पुरानी सरकारी आवाज़ की हालत तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, वो बहुत ज़्यादा बेकार थी। पुराने मकान जिनमें ढंग से पेंट भी नहीं किया हुआ था। हमें जो घर अलॉट किया हुआ था वो एक बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग में हमारा तीसरे मंजिल पे एक अपार्टमेंट था जिसमें 2 रूम था, और वो अंदर से देखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता था। पेंट आधे उखड़े हुए थे और दोनों कमरे में बहुत ही गंदी सीलन भी थी। किचन भी काफ़ी ज़्यादा गंदा था। लेकिन हम लोग शिफ्ट हुए थे तो हम लोग को वहीं पे रहना था। उससे पहले हम लोग रेंट पे रहते थे। मम्मी भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि रेंट का पैसा बचने वाला था। अब उस पैसे को हम लोग नए मकान के लिए सेव कर सकते थे। मुझे उस घर में बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता था। जब मैंने पहली बार उस घर को देखा था तो मुझे देखने में ही बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा था। वो घर देखने में भूत बंगले से कम नहीं लगता था। हमने अपना सारा सामान शिफ्ट किया। मेरे परिवार में मैं, मेरी मम्मी और एक छोटा भाई था। मैं और मेरा छोटा भाई एक कमरे में रहते थे और मेरी मम्मी पापा दूसरे कमरे में। जिस कमरे में मैं और मेरा छोटा भाई रहते थे वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था और उस कमरे से सीलन की काफ़ी ज़्यादा बदबू भी आती थी। मैंने पापा को कई बार इसके बारे में बताया भी है, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं इसके बारे में हाई अथॉरिटी की कंप्लेन कर दिया हूँ और वो इन सब चीज़ का मेंटेनेंस भी कर देंगे। हम लोग जब उस घर में शिफ्ट हुए, हमारे शिफ्ट होने से पहले करीबन वो 7-8 महीने से घर बंद था। और उससे पहले इस मकान में जो भी रहता था उसने अचानक से अपनी नौकरी को छोड़ दिया था। मुझे इतना ही पता था। मेरे मम्मी पापा को इसके बारे में पूरी जानकारी थी। ना उन्होंने मुझे इसके बारे में कभी भी बताया और ना ही मैंने कभी उनसे पूछना ज़रूरी समझा। अब हमें इस नए घर में शिफ्ट हुए 4 महीने से ज़्यादा हो चुके थे। मेरा छोटा भाई और मैं साथ में ही सोते थे। एक बार रात के करीबन 11 बजे मेरे छोटे भाई ने मुझसे बोला कि मुझे टॉयलेट जाना है। मैंने भी उससे बोला हाँ ठीक है चले जाओ। उसको टॉयलेट अकेले जाने में डर लगता था क्योंकि उस घर में जो बाथरूम बना हुआ था वो घर के काफ़ी कोने में बना हुआ था, तो उसको मैं टॉयलेट कराने ले जाता था। लाइट्स बंद हो जाने के बाद घर में ऐसा अंधेरा हो जाता था जैसे कि कभी वहाँ पे लाइट जली ही ना हो। इतना काला घना अंधेरा। नाइट बल्ब भी जलती थी लेकिन घर के पुराने दीवार के वजह से काफ़ी डरावना लगता था। इसलिए हम लोग आमतौर पे टॉर्च का यूज़ करते थे। मेरा छोटा भाई टॉयलेट गया और वो टॉयलेट के अंदर करीबन 5 मिनट तक था। मैं उसके बाथरूम के बाहर ही खड़ा था। काफ़ी देर हो जाने पे मैं जब उसको आवाज़ दी तो वो कुछ भी नहीं बोला। वो चुपचाप अंदर बैठा हुआ था। फिर मैंने अचानक से दरवाजे को नॉक किया और वो अंदर डर के वजह से रोने लगा। मैंने जब उससे पूछा कि आखिर क्या हो गया तो उसने मुझे बताया कि जब वो बाथरूम के अंदर था तो ऊपर से कोई एक छोटा बच्चा उसको झांक के देख रहा था। जब उसने मुझे ये बात बताई तो मुझको लगा शायद वो उसका वहम है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसने मेरे हाथ को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से पकड़ा हुआ था। फिर मैंने उसको अपने साथ बेड पे ले आया और उसको सुलाने की कोशिश की, पर वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसको पूरी रात नींद नहीं आई। अगली सुबह ये घटना उसने मम्मी को बताई तो मैंने मम्मी को बताया कि कुछ नहीं हुआ है, बस वो डर गया है। मेरे छोटे भाई का नाम अनुज है। ये घटना 2 दिन पुरानी हो चुकी थी। एक बार अनुज को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मम्मी पापा ने सोचा कि अनुज को वो अपने पास सुला लेंगे। मुझे इसके बारे में नहीं पता था। मुझे लगा शायद अनुज उस दिन भी मेरे साथ ही सोएगा, तो मैं अकेले अपने बेड पे लेटा हुआ था। अनुज उस वक्त मम्मी पापा के साथ ही था। मुझे लगा वो खाना खा के दोबारा मेरे पास सोने चला आएगा। उस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में था। रात के करीबन 2 बज रहे थे। मुझे कब नींद आई मुझे पता भी नहीं चला। मैं अनुज का इंतज़ार करीबन 12 बजे से कर रहा था। रात के करीबन 2 बजे दरवाज़ा अपने आप खुला। दरवाज़ा काफ़ी ज़्यादा पुराने हो गए थे। दरवाजे जब खुलते या बंद होते थे तो बहुत अजीब तरह की आवाज़ आती थी। तानी जैसे ही दरवाज़ा खुला अचानक से मेरी आँख खुल गई।
मैंने देखा कि दरवाजे के पास अनुज खड़ा हुआ है। मुझे साफ साफ उस टाइम अनुज दिखाई नहीं दिया, मुझे सिर्फ उसकी परछाई दिखाई दी। मैंने उससे बोला कि तू वहाँ क्यों खड़ा है, वो आके लेट जाए। मैं काफ़ी ज़्यादा नींद में था और मेरी आँख भी नहीं खुल रही थी। मुझे बस इतना ही पता चल रहा था कि दरवाजे के पास कोई लड़का खड़ा है और उसकी हाइट हूबहू अनुज जैसी ही थी। मेरी ही आंखों के सामने अनुज भागते हुए दरवाजे के अंदर आया मेरे पास, और जैसे ही वो भागते हुए मेरी तरफ आया, मैं अचानक से पूरी तरीके से होश में आ गया। ऐसा लगा कि मुझे कोई ये शायद मेरा वहम था। उस वक्त मैंने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर मैं दोबारा सो गया। करीबन आधे घंटे बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, मेरे बालों को सहला रहा है। पहले मुझे ये मेरा वहम लगा, लेकिन सोते हुए जब मेरी आंखें खुली तो मुझे साफ साफ मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है और मेरे सर को पीछे से कोई धीरे धीरे पकड़ने की कोशिश कर रहा है और अपने होने का मुझे एहसास दिला रहा है। मैंने अचानक से उठा और पीछे देखा, कोई नहीं था, पीछे सिर्फ अंधेरा था। मैं तुरंत अपने बेड से उठा और लाइट को ऑन किया। पूरा कमरा खाली था। उस वक्त करीबन रात के 2:30 बज रहे थे। अनुज अभी भी नहीं आया था। मुझे ये बात नहीं पता था कि वो मम्मी पापा के साथ ही सो रहा है। फिर मैं मम्मी पापा के रूम में गया और रात के करीबन 2:30 बजे उनका दरवाज़ा खटखटाया और उनसे पूछा, अनुज उनके साथ है? उन्होंने बताया अनुज वहीं पे सो रहा है। मैंने मम्मी से कहा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अनुज मेरे सर के पास अभी खड़ा हुआ था। मम्मी ने बताया वो करीबन 12 बजे से ही वहीं पे सो रहा है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने फिर इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और आके अपने बेड पे फिर दोबारा सो गया। कुछ देर बाद फिर मेरी आंखें खुली। मेरे बेड के जस्ट सामने एक छज्जा बना हुआ था। उस पे हम लोग थोड़ा बहुत सामान रखा करते थे, जैसे कि टीवी के बॉक्स, कुछ कपड़े, कुछ लकड़ियाँ, सब पुराने चीज़ उसी छज्जे पे रखा हुआ करता था। मुझे ऐसा लगा कि उसके ऊपर बैठ के कोई मुझे देख रहा है। ये मेरा कोई वहम नहीं था। मैंने उसको साफ साफ देखा। कमरे में नाइट बल्ब जल रही थी। नाइट बल्ब पे मुझे वो काली परछाई बैठी हुई साफ साफ दिखाई दे रही थी और वो मुझे ही देख रही थी। उस काली परछाई को देखते ही मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, तो वो मेरे आंखों के सामने ही गायब हो गई। मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि मम्मी पापा अपने कमरे से मेरे कमरे में आ गए। मैं अपने कमरे को कभी भी अंदर से बंद नहीं करता था। उन्होंने मेरी चिल्लाती हुई आवाज़ को सुनते ही उन्होंने आके मुझसे पूछा कि आखिरकार तुझे क्या हो गया है। मैंने उन्हें बताया कि मुझे छज्जे पे अभी कोई परछाई दिखाई दी है। वो किसी बच्चे की परछाई थी जो कि मेरे तरफ ही देख रहा था, और कुछ देर पहले मुझे ऐसा एहसास हुआ कि किसी ने मेरे बालों को छुआ है। और उस वक्त अनुज को बाथरूम में भी ऐसा ही कुछ नज़र आया था। जब ये बात मैंने मम्मी को बताई तो मम्मी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उनको लगा कि मुझे किसी तरह का वहम हुआ है, लेकिन वो मेरा कोई वहम नहीं था। उस रात मेरे पापा मेरे कमरे में सोए। मैं और छोटा भाई अनुज मम्मी के कमरे में जाके सो गए। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं और अनुज दोनों भाई रात भर नहीं सोए। अगले ही दिन हम लोग स्कूल चले गए और स्कूल से आने के बाद थोड़ी भी देर घर में नहीं रुके। हम लोग अपने दोस्तों के साथ खेलने बाहर चले गए और कुछ दिन तक हम लोग मम्मी पापा के साथ ही सोए। हमें बार बार ऐसा एहसास होते रहा हमारे बगल में कोई खड़ा होकर हमारी बातें सुन रहा है, या कोई काम करते वक्त हमें ऐसा लगता था कि अचानक से हमारे बगल से कुछ निकल के गया है। कई बार तो किचन से अचानक से बर्तन गिरने की आवाज़ भी आती थी, लेकिन मम्मी ने इस सब बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन हम और अनुज दोनों इस बात पे ध्यान दे रहे थे। करीबन 6 महीने बाद हम लोग ने वो घर छोड़ दिया, क्योंकि वो घर बहुत ज़्यादा पुराना था। पापा ने उस घर के अगेंस्ट कंप्लेन भी डाली थी कि वहाँ की वायरिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है। कभी कभी वहाँ पे रात में अपने आप शॉर्ट सर्किट भी हो जाता था। जब वो घर हमसे छूटा, उसके कुछ ही दूर ब्लॉक्स हमें दूसरा घर मिल गया।
और उस ब्लॉग में जो हमें घर मिला था और उसके पड़ोसी वही लोग थे जो हम लोग से पहले उस घर में रहते थे। उनसे जब पापा की बातचीत हुई तो पापा ने उनसे पूछा कि आप लोग वो घर क्यों छोड़ दिए थे। तो उन्होंने पापा और मम्मी को बताया उन्होंने इस घर को इसलिए छोड़ा था कि वहाँ पे उनको किसी बच्चे की आवाज़ आती थी। कोई बच्चा रात भर खेला करता था और कभी अचानक से किसी बच्चे की परछाई दिख जाती थी और कभी कभी तो उनको ऐसा लगता था उनकी गैर मौजूदगी पे कोई बच्चा उनके घर में उछल कूद रहा हो और उसकी आवाज़ भी आती है। कई बार तो रात में उनको उस बच्चे की परछाई भी दिखाई दी जो कि टहला करती है। जब मम्मी पापा को ये चीज़ पता चली तो उनको मुझ पे विश्वास हो गया था। उनको विश्वास हो गया था कि मैंने उनको जो भी बात बताई और मैंने अनुज ने जो भी महसूस किया वो एकदम सच था। वो हमारा कोई वहम नहीं था, ना ही हम दोनों झूठ बोल रहे थे। वो घर कितना पुराना था और उस घर में वो भटकती हुई बच्चे की आत्मा, इसके बारे में मम्मी पापा को कुछ भी पता नहीं चला और ना ही हम लोग ने जानने की कोशिश की। और जब पुराने लोगों से उस घर के बारे में पूछा गया तो उनको भी इस घर के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। अब तो धैर्य उस बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है और नए अपार्टमेंट बन गए हैं, लेकिन हो सकता है उस बच्चे की आत्मा आज भी वहीं पे भटक रही हो। तो इस घटना में बस इतना ही। तो चलिए बढ़ते हैं आज की फिर से एक डरावनी कहानी के साथ। दोस्तों, मैंने उत्साह में आके विनोद जी को तो बोल दिया कोई भी स्थिति में मैं गाड़ी तो नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत साल मेहनत करने के बाद एक गाड़ी खरीदी थी। तो ऐसी हालत में मैं अपनी गाड़ी को किसी भी कीमत पे तो नहीं छोड़ सकता था और ऊपर से विनोद मुझे बार बार डराए जा रहा था। विनोद मुझे इस तरीके से डरा रहा था मानो जैसे कि आज अगर हम गाड़ी में रुकेंगे तो हमारी मौत हो जाएगी। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, बारिश और कीचड़ से बचने के लिए दूसरे एक नए रास्ते से जा रहे थे जो न्यू दिल्ली की तरफ जा रही थी। वो रास्ता कहाँ जाती वो हमें पता भी नहीं था, लेकिन वो रास्ता थोड़ा कच्चा था। उस रास्ते पे गाड़ी का आना और जाना मतलब ना के बराबर ही था। उस रास्ते के बीच हम दोनों इस तरीके से फंस गए थे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि गाड़ी को छोड़ के हम चले जाएं या यहीं पे रुके। पर दरअसल गाड़ी के अंदर थिएटर में पानी सूख गया था या कोई दूसरी समस्या आ गई थी, जिसके वजह से हम दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और टेंशन हो गई थी कि अब हम क्या करें। पर मेरा दोस्त का कहना था कि हम गाड़ी को यहीं पे छोड़ दें, और इसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। दिल्ली के ऐसे वीरान सड़कों पे चोरी होना एक आम बात है, और अगर मेरी गाड़ी चोरी हो जाती तो मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाती। इसीलिए मैं किसी भी कीमत पे गाड़ी को छोड़ के जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। फिर मैंने विनोद को बोला, भाई तू जाना चाहता है तो जा सकता है, मैं यहीं पे रात को रुक के गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा, मैं रात को यहीं पे रेस्ट कर लूँगा। फिर अंत में विनोद को भी मेरी बात माननी ही पड़ी और विनोद भी मेरे साथ गाड़ी में रुकने के लिए तैयार हो गया। मैं अपनी जिद छोड़ने वाला नहीं। ऐसे में विनोद भी गाड़ी के पीछे वाली सीट को नीचे करके आराम से लेट गया। रात के 10 बज चुके थे और बाहर मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। लग रहा था ये काले बादल कभी भी बरस सकते हैं। वो काले बादल चांद और तारों को अंदर अपने समेटा हुआ था और इसकी वजह से अंधेरा पूरे अपने चरम सीमा पे था। वहाँ पे इतनी अंधेरा हो गई थी कि मैं अपने से लेके 20 फीट भी नहीं देख सकता था और मैं गाड़ी को अपने स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करते रहा, पर लास्ट में जाके मेरी गाड़ी और मेरी भरोसा ने भी मुझे धोखा दे दिया। फिर मैंने भी गाड़ी को बंद करके रेस्ट करने का सोचा। तभी विनोद पीछे वाली सीट से मुझे बोलता है, भाई तुझे पता नहीं होगा, ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा ही डरावना है, लोग ऐसा कहते हैं। ये सुन के मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। फिर मैंने विनोद से पूछा, भाई इस रास्ते में ऐसा क्या है कि लोग इस पे रुकने से मना करते हैं? भाई वो तो देख मुझे नहीं मालूम भाई, पर जैसा मैंने अपने बड़े लोग से सुना है मैंने तुझे बता दिया भाई। इससे पहले कि मैं और कुछ विनोद से सवाल करता, उसी के पहले एक इतना जोर का वहाँ पे धमाका हुआ। वो धमाका काफ़ी इतना तेज़ था कि हम दोनों के दिल दहल गए और हमारी शरीरों में भी प्रभाव पड़ने लगा था। मैंने विनोद को बोला, भाई ये क्या हो गया? विनोद डरते हुए बोला, भाई मुझे क्या मालूम, शायद बाहर निकल के देख, गाड़ी का कहीं टायर तो ब्लास्ट नहीं कर गया।
ये सुनकर मैंने गाड़ी से बाहर निकला और फ़ोन की टॉर्च जलाई। टॉर्च जला के मैंने देखा गाड़ी की टायर बिल्कुल ही ठीक थी और मैं आसपास देख भी रहा था। दूर दूर तक नहीं तो कोई दुकान दिखाई दे रहा था और ना ही कोई चीज़ का साधन दिखाई दे रहा था। फिर मैं आजू बाजू के मैकेनिक से जब बात करने की कोशिश की तो वो भी आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनका कहना था इतनी रात को मैं नहीं आ पाऊँगा। फिर मैंने सब मैकेनिक को एडवांस देने की भी बात की, तब भी वो नहीं आना चाहते थे। सभी मैकेनिक ने आने से साफ मना कर दिया। इसीलिए हम दोनों के लिए गाड़ी में रुकना ही अच्छा था। और गाड़ी के सामने हम लोगों ने देखा ऐसा कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रहा था जिससे कि धमाका हो। ये हरकत हमें बहुत डरा रही थी क्योंकि इतने बड़ी जगह पे ऐसा कोई चीज़ नहीं था कि जिससे बहुत बड़ा धमाका हो। आखिरकार ये मैं पता नहीं लगा पाया कि ये आवाज़ कहाँ से आई थी। फिर मैंने गाड़ी के अंदर जाके देखा तो मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। दरअसल मैंने जो देखा, विनोद काफ़ी डरा हुआ था और विनोद की आंखें पूरी लाल लाल हो गई थी। उसकी सांसें भी फूल रही थी और वो पसीने से पूरा तरबतर हो गया था। ये देख के मैंने विनोद से पूछा, अरे भाई तू घबरा क्यों रहा है और तुझे क्या हो गया है? विनोद ने जवाब दिया, भाई सामने देख। और जैसे कि मैं सामने देखा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैंने विनोद को बोला, सामने तो भाई कुछ भी नहीं है। तब भी विनोद काफ़ी घबराया हुआ और डरा सा लग रहा था। वो ऐसा डरा हुआ लग रहा था जैसे कि किसी भूत को देख लिया हो। फिर मैंने उसे बोला, भाई वो तेरा भ्रम हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू ऐसा कर, आराम कर। ये बोल के मैंने जैसे ही अपने मुंडी को सामने घुराया, फिर जो मैंने देखा, देखने के बाद मेरा भी शरीर पूरा पसीने से तरबतर हो गया और मैं भी काफ़ी डरा सा हो गया। मेरी भी पूरी हाल ख़राब होने लगी। अब मुझे समझ में आ गया था विनोद मुझे यहाँ पे क्यों रुकने से मना कर रहा था। सामने का जो मैंने दृश्य देखा था वो काफ़ी खौफनाक था। टाइम बीतने से पहले ही मैंने गाड़ी को चारों तरफ से लॉक कर दिया था। किसी भी हालत में मुझे कोई खतरा नहीं उठाना था। मैंने देखा कि गाड़ी के हेडलाइट के सामने एक औरत मुझे दिखाई दे रही थी जो रास्ते पे लेटी हुई थी। देख के तो कोई भी समझ जाता कि ये औरत कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं थी। वो आस्ते आस्ते रेंगते हुए हमारी गाड़ी के पास आ रही थी और उस औरत का पूरा जबड़ा फटा हुआ था। सीधे भाषा में बताया जाए तो वो एक पिशाचनी थी जिसको कोई कमज़ोर दिल वाला अगर देखे तो उसकी संग संग वहीं पे मौत हो जाएगी। मुझे डरा सा देखते हुए विनोद समझ गया कि वो चीज़ का मुझे भी एहसास हो चुका है, जिसे देख के मैं डर रहा हूँ। तब विनोद ने कहा, भाई मैंने तुझे पहले ही बोला था यहाँ पे मत ठहर, पर तूने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अब हम दोनों को अपनी गलती की सज़ा भुगतनी होगी। फिर मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की पूरी कोशिश की पर गाड़ी तो एकदम स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो औरत लगातार हमारी गाड़ी की तरफ बढ़ते जा रही थी। और ये देख के मुझे लगा कि मैं काफ़ी डर रहा हूँ उसको देख के, इसलिए मैंने गाड़ी की आगे वाली हेडलाइट बंद कर दी। मैं डरा समय यही सोच रहा था कि वो औरत कहीं हमारी गाड़ी के अंदर ना आ जाए और तभी किसी ने अपने हाथ से कांच के ऊपर मारा और ये एहसास करते ही मैं अपने गाड़ी के अंदर गिर गया क्योंकि मैं समझ चुका था ये और कोई नहीं, वही औरत है जो मेरे सामने दिखाई दे रही थी, जो रेंगते हुए आ रही थी। फिर मैं पीछे घूमते हुए विनोद को बोला, भाई अब हम क्या करें? तो विनोद ने बोला, भाई जब तक वो गाड़ी के अंदर नहीं आ जाती है हमें गाड़ी के अंदर ही रहना चाहिए और जब वो गाड़ी के अंदर आ जाएगी भाई तब तो हमें भागना पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है हमारे पास। और अभी तक इस रास्ते से हमने कोई दूसरी गाड़ी को भी जाते या कोई दूसरा साधन भी नहीं देखा है। उसकी बात हमें भी काफ़ी हद तक सही लगी। जब तक वो औरत हमारे लिए कोई खतरा ना बन जाए हमें गाड़ी के अंदर ही रहना चाहिए, यही हमारे लिए अच्छा होगा। पर क्या पता वो औरत हमारी गाड़ी के अंदर आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। बस हम तो भगवान के ही भरोसे थे, भगवान से मना रहे थे कि बस वो औरत हमारे गाड़ी के अंदर ना आ जाए। दोस्तों डर के मारे हम दोनों की हालत पूरी पतली हो चुकी थी। तभी गाड़ी पे एक दस्तक होती है। कोई बार बार दरवाज़ा को ढकढकाता और खोलने को बोलता, पर हम लोग काफ़ी इतने डरे हुए थे कि हमारे मुंह से कुछ आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, पर वो गेट ढकढकाया जा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद हमें एक आवाज़ सुनाई देती है, गाड़ी का दरवाज़ा खोलो। पर ये आवाज़ किसी आदमी की थी। लेकिन हम इतना तो जानते थे कि काली शक्तियाँ कुछ भी कर सकती है और वो किसी भी तरीके के आवाज़ निकाल सकती है। तभी मेरे साइड खिड़की पे अचानक से उजाला होने लगा।
तभी मैंने देखा कि वो एक लालटेन की रोशनी थी और वो रोशनी अचानक ही मेरे शीशे के सामने आने लगी। तभी मैंने देखा कि उस लालटेन को पकड़े हुआ एक आदमी था जिसकी मोटी मोटी दाढ़ी और बड़ी बड़ी आंखें थी और वो आदमी हल्का हल्का सा मुस्कुराए जा रहा था। उस डेविल मुस्कुराहट के पीछे क्या राज था ये तो मुझे नहीं पता था। और फिर वो आदमी तभी बोलता है, कांच नीचे करो। मुझे हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी, तब भी मैंने गाड़ी का कांच नीचे नहीं किया। वो आदमी 3 से 4 बार बोलता रहा, गाड़ी के कांच नीचे करो। तभी मेरा दोस्त विनोद मुझे बोलता है, भाई एक बार कांच नीचे करके तो देख, क्या पता ये हमें निकलने का कोई रास्ता बता दे। ऐसे तो उस आदमी पे मुझे थोड़ा भी विश्वास नहीं था, तब भी मैंने कांच थोड़ा सा नीचे किया। तभी उस आदमी ने बोला, तुमने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी है और दूसरी बात, तुम्हें तो यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था और जब आ ही गए हो तो बचने का रास्ता भी जान लो। पर मैं तुम्हें ये बता दूं कि यहाँ से बचना इतना भी आसान नहीं है और जो रेंगने वाली पिशाचिनी को तुमने देखा है वो बहुत ही खतरनाक है। वो चाहे तो यहाँ पे तुम्हें अभी तुरंत ही मार सकती है। लास्ट में उस आदमी ने बोला, अगर उस पिशाचिनी से तुम्हें बचना है तो उसकी लाश को तुमको जलाना पड़ेगा। उसकी लाश यहीं रास्ते के कहीं अगल बगल में है। उसके ऊपर काफ़ी पत्थर रखे हुए। उसे कई आदमियों ने जलाने की कोशिश की पर कोई जला ना पाया और तुम गाड़ी में बैठे हुए थे इसलिए अभी तक सेफ हो। अगर रात के 2 बजे से पहले अगर वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाई या तुम उसे कुछ नहीं कर पाए तो समझो तुम्हारी मौत पक्की है। इससे पहले उसे जो भी जलाने की कोशिश की उसे वो बच के जाने नहीं दी, मार दी। और वो आदमी ये बोलकर अचानक ही हवा में गायब हो गया। ये देख के हमारी और भी हालत ख़राब होने लगी और हम काफ़ी डरे हुए थे और हमारे पास अब 2 ही रास्ता बचा था। एक रास्ता ये था कि उस पिशाचिनी का लाश ढूंढ के हम उसे जला दें या दूसरे रास्ता ये था कि गाड़ी में बैठ के हम अपनी मौत का तमाशा देखें। ऐसे में मैंने विनोद को बोला, भाई 2 बजे से पहले वो पिशाचिनी हमें कोई नुकसान नहीं दे सकती है। अभी भी हमारे पास 40 मिनट है और यही सही समय था हमारे पास। तभी विनोद ने बोला कि उस औरत को मैं जलाने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ, तुम अपना देख लो तुम क्या करोगे। विनोद का बात सुन के हमने ये ठान ली थी कि या तो अपनी जान बचाते हुए मरेंगे या तो ऐसे ही मरेंगे, या तो हम अपनी जान बचा लेंगे। ये सुन के हमने गाड़ी से नीचे उतरी। हम गाड़ी से नीचे उतर चुके थे और अगल बगल से हमने पूरी सामान तैयारी कर ली थी जो एक पूरे डेड बॉडी को जलाया जाता है। फिर हमने गाड़ी से पेट्रोल निकाला, पेट्रोल को एक बोतल में भर लिया। फिर हमने एक लाइटर ले लिया। अब किसी भी कीमत पे उस डेड बॉडी को ढूंढ के हमें जलाना था और इधर उधर हमने ढूंढने लगे। तभी मुझे एक एहसास हुआ कि वो औरत हमारे पीछे आ चुकी है और उसका डरावना चेहरा देख के तो मेरा पूरा दिल ही दहल गया। तब भी मैंने पूरे हिम्मत और साहस के साथ उस औरत का सामना किया और मैं आगे बढ़ा। फिर मैं जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे एक बोर्ड दिखाई दिया। बोर्ड पे लिखा हुआ था, छोटी देवी का अंतिम संस्कार। ये देखने के बाद हमारी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। मैं इतना तो समझ गया था कि वो पिशाचिनी का डेड बॉडी यहीं पे छुपाया गया है और यही वो पत्थर है जिसके नीचे उसका डेड बॉडी दबा हुआ है। फिर हम दोनों वो पत्थर के पास पहुंच गए और फिर तभी हमें एक एहसास होता है कि कोई हमारा पैर पकड़ के ज़मीन के नीचे खींच रहा है। हमने पूरी कोशिश की तब भी वो खींचे ही जा रही थी और उस आदमी ने बोला था, अगर उस डेड बॉडी को हम जलाने की कोशिश करेंगे तो बड़ी बड़ी मुसीबत हमारे सामने आने लगेगी। तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई बड़ा बड़ा नाखून मेरे पैरों के अंदर घुसेड़ दिया है। तब भी मैंने अपना जिद नहीं छोड़ा, उस पत्थर को उठाने की पूरी कोशिश करते रहा। फिर हम दोनों ने हिम्मत करते हुए उस पत्थर को हटाया। तो पत्थर को हटाने के बाद हमने देखा एक सच में वहाँ पे एक डेड बॉडी है। वो हल्का फल्का एक कंकाल था। फिर हमने सोचा शायद ये वही कंकाल है जिसे हमें छुटकारा मिल पाएगा और हमारी जान बच पाएगी। तभी विनोद ने हिम्मत दिखाते हुए कंकाल के ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया और छिड़कते ही हम दोनों को ऐसा लग रहा था हम दोनों के पूरे पैर कट के निकल जाएंगे। शायद ये वही दृश्य है जहाँ पे सभी लोग हार मान जाते, पर हमने हार नहीं मानी और हमने पेट्रोल छिड़का हुआ था और हमने आग लगा दिया। और हमें इतना तो पता था अगर इस कार्यक्रम को अगर हम यहाँ पे रोक दिए तो हमारी मौत पक्की है। तभी हमने तुरंत आग लगा दिया और पेट्रोल ने तुरंत आग भी पकड़ लिया। तभी हमने महसूस किया पीछे से कोई चिल्ला रहा है। तभी हमने पीछे घूम के देखा
तो हमने जो दृश्य देखा, वो महिला जो पीछे ज़मीन पे रेंग रही थी वो अब जल रही हो, और उसकी चिल्लाने की आवाज़ इतनी तेज़ थी जैसे कि हमारे कान से पूरे खून के छींटे निकल जाते। और फिर हम इतना तो समझ गए थे, ये महिला अब जो जल गई थी ये इसको अब मुक्ति मिल चुकी है जलने के बाद। इस महिला का आत्मा काफ़ी दिन से भटक रहा था और अभी तक ऐसा कोई शख्स ही पैदा नहीं हुआ था कि इसका कोई अंतिम संस्कार कर पाए। ये सब दृश्य देखने के बाद फिर जब हमने अपना पैर पे ध्यान दिया तो पैर को देखने के बाद ऐसा लग रहा था किसी बड़े काम को हमने अंजाम दिया हो, और हमारी पैर से पूरे मांस बाहर निकल गई थी, खाली हड्डी ठीक से दिखाई दे रहा था। तभी हम दोनों ने एक डॉक्टर के पास गया और जाके पट्टी करवाया। और अच्छी बात तो ये है दोस्तों कि हम लोग उस दिन अपनी जान बचाने में सफल हो पाए। और हम लोग तब से वही सोच रहे थे वो इंसान कौन था जो हमें इतना अच्छा राय दिया था। फिर ये घटना के बारे में हमने कई लोग से बताया भी, पर कोई आदमी को इसके बारे में कुछ पता नहीं था कि वहाँ पे एक ऐसा आदमी भी रहता है जो ये अच्छा राय देता है। पर हाँ, इतना सबको ज़रूर पता था कि उस रास्ते में कहीं मौतें होते रहती है, वहाँ पे कोई पिशाचनी का वास है। और उस आदमी के बारे में लोगों को कोई कुछ भी नहीं पता था कि कोई एक आदमी हमेशा किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता है। फिर कई साल बाद भी इस घटना को जब भी हम याद करते तो हमारी रोंगटे कांप जाती है, और हम कभी समझ नहीं पाए कि अचानक हुआ क्या था हमारे साथ, और ये घटना हम जीवन में कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों बस इस कहानी में इतना ही। मिलते फिर से कोई एक दूसरे घटनाओं के साथ। तब तक चैनल पे बने रहे, चैनल को लाइक करें, और कैसा आपको स्टोरी चाहिए कमेंट करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।